आज के इस लेक्चर में हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे। रेजिस्टेंस क्या है और इसको हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस क्या केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी है या रेजिस्टेंस उसके डायमेंशन पर डिपेंड करता है। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले इस बात की स्टडी कर चुके हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं तो वो बार बार कोर एटम से कोलाइड करते रहते हैं। इस कोलिजन की वजह से उनके ड्रिफ्ट में इम्पीडेंस प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का हमने नाम रखा था रेजिस्टेंस। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, कोलिजन का टाइम कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी मटेरियल से बनने वाली किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का मतलब मान लेते हैं कि हमने कोई वायर ले लिया और जहाँ से हमें करंट फ्लो कराना है, या हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर का, मोबाइल का, उसमें हम लोग उसमें इंसुलेटर के ऊपर मेटल वायर की एक लाइन खींच देते हैं जिसके थ्रू करंट ले जाते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस और मटेरियल की प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा और मटेरियल पर डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतने दूर तक इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना पड़ेगा और उसके नंबर ऑफ कॉलिजन भी उतने ही ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी ही कम होगी। अब हम रेजिस्टेंस के बेसिस पर मटेरियल को या करंट के बेसिस पर हम मटेरियल को बेसिकली 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो सिंपल कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब मेटल्स। दूसरा मटेरियल होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल है जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा या जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, और जब आप उनमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली हाई वोल्टेज नहीं लगाते हैं तब तक वो कभी करंट को अलाउ नहीं करेंगे। हम सामान्य बोलचाल में इंसुलेटर उनको बोलेंगे जिनमें वोल्टेज लगाने से, बैटरी लगाने से, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से करंट का फ्लो नहीं होगा। इसके बाद सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स आते हैं जिनका जो रेजिस्टेंस है या जिनकी रेजिस्टिविटी है या जिनकी कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। एक स्पेशल क्लास ऑफ मटेरियल भी होता है जो सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। सुपर कंडक्टर कंडक्टर ही होता है। यदि हमारे पास कोई मेटल है, बहुत सारे मेटल या मेटल के एलॉयज ऐसे हैं जिनका यदि हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस डेफिनेटली कम होगा। कम होते होते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पर जो रेजिस्टेंस है या जो रेजिस्टिविटी है सडनली डिसअपियर कर जाएगी। तो जिस टेम्परेचर पर सडनली वो डिसअपियर कर जाएगी वो टेम्परेचर उनका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, और उस कंडीशन पर हमारा जो कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर कहलाता है। सुपर कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जीरो होती है। यदि रेजिस्टेंस जीरो है तो यदि आप उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें हीट प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। लेकिन यदि जिसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, यदि आप उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें हीट प्रोड्यूस जरूर होगी। हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है। फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रॉन जाकर एक कोर एटम से टकराएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन ने जो काइनेटिक एनर्जी गेन किया, कॉलिजन में वो काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर देता है। अब लूज़ किया तो कोलाइड किससे किया है? एटम्स के साथ कोलाइड किया है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसको ट्रांसफ़र हो गई? एटम को। एटम को ट्रांसफ़र हो गई तो एटम का वाइब्रेशन मोशन बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन मोशन बढ़ने से उसका टेम्परेचर ही बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्या चीज़ है? किसी भी मटेरियल का, सपोज हम सॉलिड लेते हैं और यदि हमें सॉलिड का टेम्परेचर बताना है, क्या चीज़ का टेम्परेचर किस बात पर डिपेंड करता है? तो सॉलिड के जो एटम्स हैं उनके वाइब्रेशन की जो स्पीड है उस पर ही टेम्परेचर बढ़ेगा। यदि आप किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उस सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा। और यदि हम वाइब्रेशन को कम कर देते हैं, आप मेटल को उठा के फ्रिज के अंदर रख दीजिए, फ्रिज के अंदर रख देंगे तो फ्रिज उसके अंदर की एनर्जी निकालेगा और बाहर भेज देगा। तो मेटल की क्या हो गई? एनर्जी कम हो गई। मेटल की एनर्जी कम होने के मतलब मेटल के जो एटम हैं उनका वाइब्रेशन की एनर्जी कम हो गई। वाइब्रेशन की एनर्जी कम हो गई तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो गया? कम हो गया। इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करती है। उस एक्सेलेरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन कोर एटम से कोलाइड करते हैं। उस कॉलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो कॉलिजन में कोर एटम को दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड से, फिर इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया तो उसकी काइनेटिक कम हो गई और वो एनर्जी कहाँ पर पहुँच गई? एटम के पास। एटम का वाइब्रेशन बढ़ गया जिससे उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हम जब भी किसी मटेरियल के अंदर
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने की वजह से उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन और कॉलिजन एटम के साथ नहीं हो, और इसका रिजल्ट ये होगा कि वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। हीट कितनी होगी, कैसे पावर कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग आगे चल करके अपने लेक्चर्स में देखेंगे। अभी हम रेजिस्टेंस समझना चाहते हैं। सो रेजिस्टेंस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। हम बार बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, कॉलिजन टाइम, फिर इनके बेसिस पर हीट निकालना, इस तरह का मॉडल नहीं पढ़ना चाहते हैं। यदि हम एटॉमिक लेवल पर जा कर के पढ़ेंगे तो इसके लिए हमें प्रॉपर क्वांटम साइंस की ज़रूरत होगी और ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जगह पर मैक्रोस्कोपिक स्टडी करना चाहते हैं। सो माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए हम बाहर से जैसे बैटरी लगाते हैं तो उसका वोल्टेज ले लिया, करंट लगाए, करंट हमें मिली तो करंट को मेजर कर लिया और रेजिस्टेंस मिला। इस तरीके से हम एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी रेजिस्टेंस डिफाइन करना चाहते हैं, जो मटेरियल की लेंथ पर, एरिया पर, जो हमने मटेरियल लिया है, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ पर डिपेंड करेगा, उसके एरिया पर डिपेंड करेगा, और वो ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी मतलब रेजिस्टिविटी पर भी क्या होगा, डिपेंड करेगा। सो यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिया कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हम रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी डिफाइन किए थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा वो कंडक्टेंस होगा। तो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से या बहुत इजीली फ्लो कर जाएगा, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसका कंडक्टेंस भी उस सब्जेक्ट का क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट लेते हैं वो लेते हैं ओम, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी 1/ओम, जिसको हम लोग सीमेन लिखेंगे। कंडक्टर वो मटेरियल हैं जो बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, इंसुलेटर वो मटेरियल हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, और सुपर कंडक्टर वो मटेरियल है जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। अब हम रेजिस्टेंस को दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इधर जो ये वाला जो डायग्राम है हमारा, इधर वाला ये डायग्राम है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टेंस लगाते हैं अपनी डिवाइसेस में, वो इस तरीके से कलर कोड के फॉर्म में मिलता है। सो आगे चल के मैं कलर कोड आपको पढ़ाऊंगा, हम इस तरीके से लगा सकते हैं। और बाकी हम जो घरों में इलेक्ट्रिकल वायर लगाते हैं वो कुछ इस शेप की होगी, या हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और जिसकी लेंथ हमें दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द वायर इज़ L, और इसका ये यहाँ पर हमने जो बना रखा है दिस इज़ द सर्किट सिंबल ऑफ दिस। सो R की वैल्यू हो जाएगी रो L/A। ऐसे हम बता सकते हैं रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, ये मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो है बेसिकली 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा मटेरियल पर, मटेरियल पर डिपेंड करने का मतलब है कि किस मटेरियल से बना है। जैसे हम आइडेंटिकल वायर लेते हैं, आइडेंटिकल वायर का मतलब सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की मैं 3 वायर ले लूँ, एक सिल्वर की, एक गोल्ड की और एक कॉपर की, तो उनका भले ऑब्जेक्ट की डायमेंशन सेम हो, लेकिन चूंकि उनके मटेरियल अलग अलग हैं इसलिए उनका रेजिस्टेंस अलग होगा। तो मटेरियल पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी। दूसरा लेंथ एंड एरिया, लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, एरिया जितनी ज़्यादा होगी उसका जो है रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। सो आप एज अ रूल याद रख सकते हैं। रेजिस्टिविटी डिफाइन करना चाहते हैं तो रो ऊपर आ जाएगा, कंडक्टिविटी डिफाइन करना चाहेंगे तो कंडक्टिविटी नीचे आ जाएगी। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। रेजिस्टिविटी क्या चीज़ को डिफाइन करती है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन कोलाइड करके अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं। तो जितना ज़्यादा एनर्जी लूज़ करेंगे उसकी रेजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा होगी, तो रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा है तो उस ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस भी उतनी ज़्यादा होगा। सो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं R = रो L/। अब आप देखिए, मैं आपको एक एक डिपेंडेंस समझाता हूँ। अभी मैंने लेंथ और एरिया क्या कर दिया, फिक्स कर दिया ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए जब मैं लेंथ को खिसकाता हूँ तो इसका लेंथ बढ़ता है और ऊपर रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एरिया में देखिए बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पर रेजिस्टिविटी चेंज करें। सो सपोज़ मैंने लेंथ इतना ले लिया और एरिया इतनी ले लिया, ये लेंथ फिक्स कर दिया और यहाँ पर एरिया ऐसे फिक्स कर दिया। यदि मैं केवल रेजिस्टिविटी बढ़ाऊँ, ऐसा लूँ जिसकी रेजिस्टिविटी बढ़ रही हो, तो देखिए रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। इसका मतलब जो रेजिस्टेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टिविटी कम कर दिया देखिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होगा। इस तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर यहाँ पर कैलकुलेशन शो कर रहा है, कैलकुलेशन हम आगे चल के देखेंगे। अब देखिए जैसे वैसे मैं चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे हमारे रेजिस्टेंस के नंबर भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो मान लो मैंने यहाँ रेजिस्टिविटी फिक्स कर दिया,
एरिया फिक्स कर दिया। अब मैं केवल किसको चेंज करता हूँ, लेंथ को, तो मैं लेंथ कम करता जा रहा हूँ, लेंथ कम करता जा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस भी कम होता जा रहा है। अब आर का साइज देखिए, ये लेंथ बढ़ता जा रहा है तो मेरे आर का साइज भी बढ़ता चला जा रहा है। इस तरीके से रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर। लेंथ बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेंथ कम किया, रेजिस्टेंस कम किया, लेंथ बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। एरिया पर, एरिया कम करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ गया, एरिया बढ़ाता चला जा रहा हूँ मैं, एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप जैसे जैसे चेंज करेंगे वो चेंज होगा। सो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, ये बेसिकली 3 फैक्टर हो गए, एक रेजिस्टिविटी, एक लेंथ और एक एरिया। टेम्परेचर का डिपेंडेंस कैसा होगा ये मैं आपको आगे लेक्चर में एक्सप्रेशन के साथ पढ़ाऊँगा कि हमारे टेम्परेचर का डिपेंडेंस कितना होता है। नेक्स्ट है कि हम जो है रेजिस्टेंस को कैसे डिराइव करेंगे। सो रेजिस्टेंस की डेरिवेशन में या रेजिस्टेंस के मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अपने को ध्यान रखनी है कि हम एक केवल यूनिफॉर्म वायर का रेजिस्टेंस ही जो है डिफ़ाइन करते हैं। सो सपोज़ मेरे पास एक वायर है, ये मैंने एक वायर ले लिया, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ये बना दिया मैंने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और यहाँ पर लेंथ की वैल्यू एल ले लिया, ये हो गई। और इस वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बी लगा दिया, इसका ये पॉजिटिव एंड है, हायर पोटेंशियल, और इधर की तरफ लो पोटेंशियल है। करंट का जो फ्लो होगा वो किधर से होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। अब आप देखिए E इज़ इक्वल टू रो इंटू जे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था। E की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, बी बाई एल की, ये सब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। E इज़ इक्वल टू बी बाई एल लिख दिया। रो एंड जे किसकी इक्वल होता है, आई बाई ए की इक्वल होता है। सो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं, सो देयरफॉर बी इज़ इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगा, रो एल आई डिवाइड बाई ए आ जाएगा, या V इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं I लिख देता हूँ, और R की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, रो L बाई ए। अब आगे आप पढ़ेंगे ओम्स लॉ में कि कैसे लिख सकते हैं। तो सिंस B इज़ इक्वल टू किसकी इक्वल होता है, IR के, देयरफॉर यहाँ पर जो R की वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, रो L डिवाइड बाई ए के इक्वल हो जाएगी। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, रो L बाई ए। पहले जब मैंने E इज़ इक्वल टू सिग्मा, E इज़ इक्वल टू रो जे, जे इज़ इक्वल टू सिग्मा ई डिराइव किया था, तब मैं R से यहाँ पर प्रोसीड किया था। सो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। ये जो हमारा रेजिस्टेंस का फार्मूला है ये केवल और केवल तब है जब वायर क्या हो, यूनिफॉर्म हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो L nth में ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम। सो पूरी वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा। आगे चलते समय में क्वेश्चन पढ़ाते समय ऐसे एग्जांपल भी लूँगा जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं होगी, तो फिर हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, फिर हम छोटे छोटे टुकड़ों में रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करूँगा। ये कैलकुलेशन के टाइम पे ही मैं आपको सिखा दूँगा। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर। सभी मैं आपको समझा रहा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, कॉलिजन विल बिकम मोर फ्रिक्वेंट। कॉलिजन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज़ करेगा, और उसके फ्लो में क्या होगा, इम्पिडेंस क्रिएट होगा। तो इस इम्पिडेंस का नाम हमने क्या रख दिया, रेजिस्टिविटी। सो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बना करके रखे हैं। सो ये जो हमारे ग्राफ बना रखे हैं ये इनमें से कोई भी स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना। हमारे जो ग्राफ हैं ये आप देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन यदि हम इनका कोई छोटा सा सेक्शन कंसीडर करें, बहुत ज़्यादा हम नहीं लेंथ लें, सो लगभग अपने को क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। सो हम जो है टेम्परेचर के डिपेंडेंस को बताने के लिए क्या करेंगे, लीनियर रिलेशन कंसीडर करेंगे। लीनियर रिलेशन का मतलब कि जैसे जैसे हम जो है टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसी प्रोपोर्शन में उसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। सो वी आर टेकिंग द लीनियर रिलेशन। सो यदि हमारे पास टेम्परेचर जो है, यदि मैं शुरू का कोई टेम्परेचर कितना मान लेता हूँ, T0 मान लेता हूँ, उस समय रेजिस्टिविटी कितनी मान लेता हूँ, रो नॉट मान लेता हूँ, और किसी टेम्परेचर T पर रेजिस्टिविटी कितनी मान लेता हूँ, रो मान लेता हूँ। सो रेजिस्टिविटी जो होगी फाइनल, ये किसकी इक्वल होती है, रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा और इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। ऐसे में रेजिस्टिविटी जो है
रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो आप यहाँ पर देख लीजिए कैसे होगा। फाइनल रेजिस्टिविटी रो विल बी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा और यहाँ पर T2 माइनस T1 और T2 माइनस T1 को आप डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। सब जैसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे आपकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ती चली जाएगी। जहाँ पर अल्फ़ा क्या कहलाता है, अल्फ़ा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। सो इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो यदि हम कोई मटेरियल लेते हैं, उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने से जो मटेरियल की रेजिस्टिविटी है वो कैसे बढ़ेगी, लीनियरली बढ़ेगी। लीनियरली का मतलब ये होता है कि यदि हम उसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, कैसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से। तो प्रोपोर्शनल है ऐसा नहीं है, प्रोपोर्शनल तो नहीं है, लेकिन इसका वेरिएशन कैसा है, लीनियर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। सो यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब आप देखिए रेजिस्टेंस को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो है किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A, ये था। अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर मान लो मैंने बढ़ा दिया तो आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ गई, लेंथ की वैल्यू भी थोड़ा बढ़ेगी और एरिया की वैल्यू भी थोड़ा बढ़ेगी, लेकिन हम ये चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो इस वाले चेंज को हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। सो जो वेरिएशन हुआ रेजिस्टेंस का वो वैसा ही हुआ जैसा किसका है, रेजिस्टिविटी का है। तो चूँकि रेजिस्टिविटी का वेरिएशन मैंने कितना लिखा था, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T नॉट, ये मैंने जो है रेजिस्टिविटी का वेरिएशन लिखा था। तो इसी तरीके से हम रेजिस्टेंस का लिख सकते हैं। सो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T नॉट। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या इट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब अल्फ़ा की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। सो आप एक बार टेबल में देखिए, जैसे सिल्वर है, सो ये 20 डिग्री सेल्सियस पर मैंने बताया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है 20 डिग्री सेल्सियस। ये जो मैंने टेबल बनाया है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। जो अल्फ़ा है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अल्फ़ा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हर टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होगी। अब एग्ज़ाम में या बुक्स में आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके टेम्परेचर के वेरिएशन की वैल्यू दिया नहीं रहता है। यूजुअली जो बुक्स में मेजर्ड वैल्यू हैं जो दी हुई है वो 20 डिग्री पर दी हुई है, बट बहुत बार हम 0 डिग्री पर मान करके इसको लगाते हैं। सो क्वेश्चन लगाते समय मैं आपको समझा दूंगा। 0 इनिशियल मान लेने से हमारा फ़ायदा ये होगा कि इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यहाँ से टाइम खत्म हो जाएगा। और फिर रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी लिख देंगे या R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। सो हम वहाँ पर जो भी अल्फ़ा लिखेंगे वो 0 डिग्री पर लिखेंगे। तो अल्फ़ा हर टेम्परेचर पर अलग अलग होगा। तो आप जिसको रो नॉट लिख रहे हैं दैट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज एट टेम्परेचर T नॉट, ये आप उसको रो 1 लिखते हैं तो टेम्परेचर T1 है। अब वहाँ पर हमें अल्फ़ा दिया है, वहाँ पर हमें उसकी रेजिस्टिविटी पता चल गई या रेजिस्टर। अब उसके आप आगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अल्फ़ा भी बढ़ेगा, लेकिन हम अल्फ़ा शुरू वाला लेकर के ही क्या करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आप देख लीजिए सिल्वर का अल्फ़ा कितना 0.0038 है। सो डेसिमल के 2 तो पहले 0 ही है, फिर थर्ड प्लेस पर नंबर मिल रहा है कॉपर का और उससे कम हो गया 0.0038, मतलब जिसका अल्फ़ा जितना कम होगा टेम्परेचर का इफेक्ट उतना ही कम उसके ऊपर होगा। इस तरीके से हम गोल्ड का ले लिए। हाँ तो ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से अब मान लेते हैं कि आप जो है 100 टाइम्स बढ़ा देते हैं तो डेसिमल प्लेस 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा। तो इस तरीके से हम आगे, तो एल्युमिनियम का भी देख लीजिए, यह है एल्युमिनियम के बाद प्लेटिनम है, टंगस्टन है, इन सभी का जो है लगभग थर्ड प्लेस पर तो नंबर आ जा रहा है। अब आप देख लीजिए मैग्नीन ले रहे हैं, मैग्नीन कॉपर मैग्नीज और निकिल का जो है वो एलॉय होता है, इसका देखिए बहुत कम है 0.00000 ही आते जा रहे हैं। सो लगभग प्रैक्टिकली आप अल्फ़ा क्या कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं। इसका मतलब यदि आप मैग्नीन का वायर बनाते हैं तो उसमें आपका जो उसका रेजिस्टेंस होगा या जो उसकी रेजिस्टिविटी होगी उस पर टेम्परेचर का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने कई तरह के मटेरियल एक साथ मिला दिया तो उसके अंदर इम्प्योरिटी आ गई। इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है ये रेजिस्टिविटी पर हम डिस्कस कर सकते हैं, बट हम इसमें अल्फ़ा की वैल्यू के थ्रू ही इसको समझना चाहते हैं। इसी तरीके से आप नाइक्रोम का भी देख लीजिए, तो नाइक्रोम का भी हमारे कंडक्टर की अपेक्षा काफ़ी कम है। आप देखिए
पहले 3 तो 0 और चौथे प्लेस पर अपने को नंबर मिल रहा है, जो कि ऊपर कहाँ पर मिल गया था अपने को, 3rd प्लेस पर ही मिल गया था। इसी तरह कांस्टेंटन है, कांस्टेंटन का भी कितने 0 हैं, 4 0 तब जा करके। सो यदि हम अलॉय बनाते हैं तभी जहाँ पर हमें टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को नहीं लेना होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हम यदि ऐसा कोई मटेरियल, ऐसा कोई हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई रजिस्टर बनाना चाहते हैं जिस पर हम 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं और इतना बढ़ाने पर उसके रेजिस्टेंस में यदि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े, तो हम प्योर मेटल की जगह पर क्या लेंगे, मेटल के एलॉयज़ बना के ले सकते हैं, जैसे कांस्टेंटन है, नाइक्रोम है या मैग्नीज है। तो इन पर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आप देखिए, मैंने जर्मेनियम एंड सिलिकॉन लिख रखा है, ये दोनों जो है कंडक्टर्स नहीं है, दीज आर सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स क्या है अभी हम नहीं इसकी स्टडी करेंगे, बुक्स पढ़ते समय आपको मिल जाएंगे अभी, लेकिन सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, निगेटिव है। निगेटिव होने का मतलब क्या है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो जो मटेरियल होते हैं, मेटल्स, जो मेटल हैं, कंडक्टर हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उनका अल्फ़ा पॉजिटिव होता है। लेकिन जो सेमी कंडक्टर हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, तो निगेटिव होती है। सो निगेटिव होने की वजह से आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अभी के क्वेश्चंस में तो हम रेजिस्टेंस जो है या रेजिस्टिविटी कंडक्टर और सेमी कंडक्टर कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन बुक्स में दिया रहता है। सो कभी टेम्परेचर का इफेक्ट अपने से पूछे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सब मैं आपको सब डिस्कस कर दूँगा। अभी आगे चल करके हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। एक बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाती है, हमें फार्मूले आ जाते हैं, हम थोड़ा फिजिक्स को सोचना सीख जाते हैं, तो फिर हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तब हम उसे जो है आगे चल करके समराइज़ कर पाएंगे। अभी हम यही समझ सकते हैं कि मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक का अल्फ़ा प्लस और दूसरे का अल्फ़ा माइनस। जिसका अल्फ़ा प्लस होगा वो हमारे कंडक्टर हैं और टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और दूसरे मटेरियल हैं सेमी कंडक्टर, जिनका अल्फ़ा क्या होता है, निगेटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर बढ़ा करके। अब आप देख लीजिए कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। सो रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मटेरियल के हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वायर बना रहे हैं या कुछ भी अपने रिक्वायरमेंट का रेजिस्टेंस बना रहे हैं, तो वो तो ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो रेजिस्टेंस है ये तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था। एक किस पर डिपेंड कर रहा था, मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट की डायमेंशन, ऑब्जेक्ट की डायमेंशन में दो टर्म थे, एक लेंथ आ रहा था और दूसरा एरिया, और तीसरा वहाँ पर आ रहा था उसका जो है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर बढ़ाने से भी कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था और सेमी कंडक्टर का जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, कम हो रहा था। इसके बाद मैंने आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस सिखा दिया था। इन तीन फैक्टर पर टेम्परेचर वाली बात मैंने आगे आपको सिखाई दिया कि यदि आप रेजिस्टिविटी कम करेंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ा रहे हैं तो बढ़ जा रहा है, कम हो रहा है तो कम कर दे रहे हैं। इधर लेंथ बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, और कम कर रहे हैं। आप देखिए नीचे कंडक्टर और एरिया में भी हमने यही देख लिया। इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन को सीख लिया। तो आगे इस पर हम कई तरह के न्यूमेरिकल लगाएंगे रेजिस्टेंस को सॉल्व करते समय। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया कि हम अपने रेजिस्टेंस को डिराइव कैसे कर सकते हैं। सो डेरिवेशन में मैंने सर्कुलर स्टेटमेंट लिया है। पहले जब मेरे को E = रो जे डिराइव करना था तो मैंने R = रो एल बाई ए ले लिया। अब मुझको R = रो एल बाई ए डिराइव करना है तो मैंने क्या कर लिया, E = रो जे लिख दिया। तो ये वाला फैक्टर हमने ये वाला फैक्टर हम पहले पढ़ रखे थे। सिर्फ तो E = कितना हो गया, E = रो इंटू जे ले लिया। उससे E की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, V/L। तो रो = I/A, तो V कितना हो गया, रो L बाई आई इंटू ए, तो V = I कलेक्ट कर लिया। और ये जो है मैंने ये ओम्स में लगा दिया, V = IR। अभी आगे चल के पढ़ेंगे। तो V = IR, तो यहाँ पर I तो है ही है, तो R की जगह पर ये ब्रैकेट वाला टर्म आ रहा है। सो R किसके इक्वल हो गया, रो L बाई ए के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला कितना हो गया, रो L बाई ए, और ये केवल और केवल डिपेंड करेगी इस पर। आप देख लीजिए वायर एकदम यूनिफॉर्म है, जहाँ तक हम ले रहे हैं वहाँ तक उसकी एरिया क्या है। आप थोड़ा बड़ी वायर बना लीजिए, ये बड़ी वायर बना लिया, थोड़ी मोटी वायर भी बना लीजिए, तो ये बना लिया। तो पूरी वायर में जहाँ तक आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ को ले रहे हैं, वहाँ तक आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वैसे जो है हम बता सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी।
सो मैंने टी नॉट टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी कितने मान लिया है, रो नॉट मान लिया है। और चूँकि हमें पता है कि बहुत सारे मटेरियल में यदि टेम्परेचर चेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा रेंज नहीं लेते हैं, तो रेजिस्टिविटी जो है लीनियरली वेरी करेगी। सो रेजिस्टिविटी मैंने यहाँ पर लिख दिया कितनी, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट, ऐसे बता सकते हैं। जहाँ पर अल्फ़ा क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, अलग अलग टेम्परेचर पर उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। फिर मैंने आपको आगे यहाँ पर पढ़ा दिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। सो जैसे हमने रेजिस्टिविटी का फार्मूला लिखा था, उसी तरीके से हमने किसका फार्मूला लिख लिया, रेजिस्टेंस का लिख लिया। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट, जहाँ आर नॉट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, टी नॉट पर है। हम इसे T1 T2 भी सिंबल लिख सकते थे, आगे जीरो के लिए लिख लेंगे। और अल्फ़ा की मैंने आपको कुछ वैल्यू लिख दी है टेबल से आप देख करके। ये टेबल को अपने को याद करने की ज़रूरत नहीं है, यह हमेशा दिया रहेगा। इस टेबल से हमें अल्फ़ा की मेनली 3 क्लासिफिकेशन पता चला। एक अल्फ़ा पॉजिटिव थोड़ा वैल्यू ज़्यादा, एक अल्फ़ा पॉजिटिव लेकिन वैल्यू काफ़ी कम, और एक में अल्फ़ा निगेटिव है। जिनमें अल्फ़ा निगेटिव है वो मटेरियल का नाम हमने सेमीकंडक्टर रखा है। और यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक ऐसा ग्रुप का हमें कंडक्टर मिला जो प्योर मेटल नहीं थे, वो मेटल के हमने एलॉय से बनाया था। जब हम मेटल के एलॉय से बनाते हैं तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि उसका अल्फ़ा काफ़ी कम हो जाता है, और यदि अल्फ़ा हमारा कम हो गया है तो टेम्परेचर का बहुत अधिक इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो हम जैसे मान लेते हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस नहीं बदलना चाहते हैं, तो मेटल की जगह पर हम उसके जो है एलॉय को कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट आगे हमें पढ़ना है ओम्स लॉ क्या होता है। सो ओम्स लॉ ये एक मिसनोमर है। आप ये मान के चलिए कि जिस समय ओम ने एक्सपेरिमेंट किया था उस टाइम पर कंडक्टर में केवल मेटालिक वायर ही ऐसी थी जिनके थ्रू करंट फ्लो कर सकता था। सेमी कंडक्टिंग मटेरियल की उस समय डिस्कवरी नहीं हुई थी, वो अननोन थे। इसलिए जब ओम ने अलग अलग मटेरियल पर जो है एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि यदि हम लेते हैं कोई एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, यदि हम कोई एक मेटल लेते हैं, सो पता चला कि हम जैसे 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 उसका वोल्टेज क्या करते जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, तो उसकी करंट भी बढ़ती चली जाती है। कैसे, आप देखिए यहाँ पर मैंने वोल्टेज लिया ये, तो मेरे को करंट ये मिल गई। मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, बढ़ गई। सो आप जैसे ऐसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, क्योंकि ग्राफ कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से होके जा रहा है, इसका मतलब ये इसका इक्वेशन कितना हो गया, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स हो गया। सो प्रोपोर्शनल है। सो I किसके प्रोपोर्शनल हो गई, V के प्रोपोर्शनल हो गई। तो यही स्टेटमेंट क्या कहलाता है, ओम का स्टेटमेंट कहलाता है। सो फॉर अ कंडक्टर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। हम जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, करंट उस पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, तो जो I की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल है, V बाई आर के। सो I इज़ प्रोपोर्शनल टू V बाई आर। अब आप यहाँ पर यदि इसका स्लोप लिखना चाहते हैं, सो आप देखो y एक्सिस पर किसकी वैल्यू लिखा है, I की लिख रखा है, तो I लिख लिया। ये इसका m क्या है, स्लोप है, और यहाँ पर यहाँ क्या लिख रखा है, v लिख रखा है। अब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो v की जगह भी, तो m की जगह कितना आ रहा है, 1/r आ रहा है। सो यदि आप इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में जो हमारा यहाँ पर स्लोप है, सो यदि आप ये लिखना चाहते हैं तो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू 1/, आगे न्यूमेरिकल कराते समय मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। सो कभी आई और बी का ग्राफ बनाओ। आप ध्यान रखिए, आई मैंने कहाँ पर लिया है, वाई एक्सिस पर लिया है, और पोटेंशियल कहाँ पर लिया है, एक्स एक्सिस पर। कुछ राइटर्स बी को वाई भी बना देते हैं और करंट को कहाँ लेते हैं, आई में। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्स एक्सिस पर होगा, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई एक्सिस पर होगा। यहाँ हमें करंट तभी मिलेगी जब आप बैटरी लगाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि करंट फ्लो करे तो आपकी बैटरी प्रोड्यूस हो जाएगी। आपको किसी वायर में करंट फ्लो कराना है तो पहले बैटरी अटैच करेंगे। आपके घर में जहाँ पर वोल्टेज आ रहा होता है, जब स्विच ऑन करते हैं तो जाकर ये करंट फ्लो होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप करंट फ्लो करा दें तो वहाँ जाकर के आपकी स्विच ऑन हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि करंट जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वी पर डिपेंड कर रही है। सो हमने आई यहाँ पर लिख दिया है, आई मैंने इधर लिख दिया किसकी प्रोपोर्शनल, आई इज़ प्रोपोर्शनल टू बी, और प्रोपोर्शनल का आप इसको चाहें तो रिप्रेजेंटेशन में बी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। अब ओम के टाइम पर तो हमारे पास कंडक्टर के अलावा कोई और मटेरियल तो थे नहीं, लेकिन बाद में जब सेमीकंडक्टर भी खोज हुए
तो पता चला कि इस तरह का रिलेशन नहीं आ रहा है, हमेशा करंट जो है वो प्रोपोर्शनल हो वोल्टेज का, ऐसा नहीं है। सो अब देखिए ये मैंने यहाँ पर कुछ ग्राफ्स बना रखे हैं। सो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों में तो ओम्स लॉ वैलिड होगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ओरिजिन से तो जा रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, और ये ओरिजिन से नहीं जा रहा तो ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो वो कंडक्टर जिनमें ओम्स लॉ वैलिड होगा वो ओमिक कंडक्टर कहलाएंगे, या उनका रेजिस्टेंस ओमिक रेजिस्टेंस कहलाएगा, और ऐसा कंडक्टर जिसमें ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा वो नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाएंगे या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहलाएंगे। सो हमने यहाँ पर देख लिया ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। सो ओमिक कंडक्टर क्या हो गए, ओमिक कंडक्टर या ओमिक रेजिस्टेंस। तो ओमिक कंडक्टर ऐसा कंडक्टर हो गया जो ओम्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, और जिसका यदि आप आई बी ग्राफ बनाएंगे सो आई और बी ग्राफ कहाँ से होके जाएगा, उसके ओरिजिन से होके जाएगा। इसी तरीके से आप क्या ले सकते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर ले सकते हैं। सो नॉन ओमिक कंडक्टर ऐसा ये तो कभी थ्योरेटिकल पूछ ले, बाकी नॉन ओमिक कंडक्टर में डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये आगे चल करके पढ़ेंगे। अभी अपनी को इनके नाम पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने को जानना जरूरी नहीं है कि इनका क्या मतलब होता है। सो हम जस्ट अभी क्योंकि आप बुक पढ़ेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे तो उनमें लिखा होगा तो अपने को डाउट नहीं है, तो हम उसे ओमिक रेजिस्टेंस या ओमिक कंडक्टर लिख देते हैं। सो ओमिक कंडक्टर क्या हो गया, ओमिक कंडक्टर ऐसा कंडक्टर हो गया जिसमें ओम्स लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। और यदि आप उसका आई बी ग्राफ बनाएंगे तो उसका आई बी ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। नॉन ओमिक कंडक्टर ऐसा कंडक्टर हो गया जिसका ग्राफ ओरिजिन से जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, लेकिन उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसका मतलब ओम्स लॉ फॉलो नहीं करा। तो ओम्स लॉ का सिंपल मतलब क्या हुआ कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि यदि हम करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं देन दैट ग्राफ मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होना चाहिए और वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। इफ़ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासेस थ्रू द ओरिजिन देन आई विल बी प्रोपोर्शनल टू बी, और यही स्टेटमेंट क्या कहलाता है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कहलाता है। तो इस तरीके से हम ओम्स लॉ बता सकते हैं। अब आगे एक छोटी सी बात हमें और पढ़ना है कि जब हम आप कभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स देखे होंगे, मैंने शुरू वाले पोर्शन में आपको शुरू वाले स्लाइड्स में बताया था, यहाँ पर ये वाला डायग्राम जो हमने रिप्रेजेंट किया था, तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमने इसे कलर कोड के फॉर्म में क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है, ये कलर कोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। सो इस तरह के रेजिस्टेंस जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगे रहते हैं, और तो उनमें हम मार्केट से ख़रीद के जाएंगे तो हमें तो उठा करके वो रेजिस्टेंस पकड़ा देंगे। सो हम उसमें कलर के कुछ बैंड बने रहते हैं और उन कलर बैंड्स के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो यदि हम यहाँ पर कोई कलर बैंड कंसीडर करें तो हम वैसे तो 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम केवल 4 कलर बैंड हमारे सिलेबस में हैं। सो मैंने आपको उधर जो बताया कि आप वो जो डिवाइस लेंगे तो उसमें कुछ कलर बैंड्स बने रहेंगे। तो जो हमारे पास कलर बैंड्स बने हुए हैं आप देखें, ये हमारे पास यहाँ कलर बैंड्स दिए हुए हैं। तो ये एक बैंड हो गया, फिर ये दूसरा बैंड हो गया, फिर ये तीसरा बैंड हो गया, फिर यहाँ थोड़ा गैप होता है, गैप के बाद एक चौथा बैंड होता है। ये चौथा बैंड हमारे पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऐसे जो है 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड तक के भी रेजिस्टेंस मार्केट में मिलते हैं। हम केवल और केवल 4 बैंड या 3 बैंड वाला जो है कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं। सो आप देख लीजिए, सो यहाँ पर कितने बैंड हो गए, 1, 2, 3 और 4। सो ये जो कलर बैंड बने हुए हैं ये उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब आप मार्केट से एक छोटी सी तार खरीद के ले आए, अब आपको पता करना है कि भाई ये जो वायर है इस वायर में इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो लिख के देंगे तो हो सकता है वो मिट जाए, या मतलब बहुत छोटा है तो इतना छोटा छोटा लिखेंगे जिसको हम बिना मैग्नीफाई किए देख नहीं पाएंगे। सो इन्वेंटर्स ने या साइंटिस्ट लोगों ने उसके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए उस मटेरियल के ऊपर कलरिंग कर दिया, जिसको हम लोग कलर बैंड के नाम से जानते हैं। सो मैं 4 बैंड देख रहा हूँ, तो आप देखिए ये बैंड नंबर 1 हो गया, ये बैंड नंबर 2 हो गया, ये बैंड नंबर 3 हो गया, फिर ये बैंड नंबर 4 हो गया। बैंड नंबर 1 और बैंड नंबर 2 ये तो डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे। सो बैंड नंबर 1 विल रिप्रेजेंट अ डिजिट, बैंड नंबर 2 विल रिप्रेजेंट अ डिजिट। तो बैंड नंबर 1 और बैंड नंबर 2 ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे डिजिट को रिप्रेजेंट। बैंड नंबर 3 जो है वो मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर का मतलब 10 to the power 0, 10 power 1, 10 power 2, 10 power 3, 10 power 4, 10 power 5 इस तरीके से हो सकता है। और ये टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि आप एक रेजिस्टेंस बनाते हैं
जिसकी वैल्यू 100 ओम है। अब देखिए एग्जैक्टली 100 ओम रेजिस्टेंस है, ये तो हम पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हम जब मेजर करेंगे तो हमारे मेजरमेंट की कुछ ना कुछ एरर होगी। अब वो कितनी एरर है, मान लेते हैं कि हमें इसमें 5% की एरर है, तो 100 ओम का 5% कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसके बीच में हो गया, 100 ओम प्लस माइनस 5%। या मैं इसी को कितना लिख सकता हूँ, R इज इक्वल टू 100 ओम 100 और प्लस 5 या माइनस 5। मतलब जो R की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो गई, 95 से लेकर के 105 तक हो गई। सो ये उसका लिखने का तरीका है। सो टॉलरेंस का मतलब ये हुआ कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। सो हम जो है 4 कलर जो ले रहे हैं, 4 कलर वाले में पहले जो 2 कलर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। सो हम जो 4 कलर्स ले रहे हैं उन 4 कलर्स में जो उसमें 4 स्ट्रिप बनी होंगी, 1 2 3 4 4 स्ट्रिप बनी होंगी, 1 2 3 और थोड़ा गैप के बाद एक चौथी स्ट्रिप बनी होगी। यदि गैप नहीं देंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि इधर से पहली कौन है, किसको लेना है, इसलिए लोग गैप बना करके लगा देते हैं। और टॉलरेंस में जो है बताने के लिए केवल या तो सिल्वर लेते हैं तो गोल्ड लेते हैं। सो अब देखिए उनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उन वैल्यूज़ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो आपको यहाँ थोड़ा टेबल याद रखना पड़ेगा। तो एक बार आप यहाँ समझिए। अब देखिए कि यदि वो ब्लैक है, सो ब्लैक में डिजिट जब लिखेंगे तो 0 लिखेंगे, ब्राउन है तो उसका डिजिट कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, रेड है तो डिजिट कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ऑरेंज तो डिजिट कितना लिखेंगे, 3, वॉयलेट है तो डिजिट कितना लिखेंगे, 4, ग्रीन है तो डिजिट 5 आएगा, ब्लू है तो डिजिट 6 आएगा, वॉयलेट तो डिजिट 7 आएगा, और ग्रे है तो डिजिट 8 आएगा, और वाइट तो डिजिट, भाई हमारे पास डिजिट तो केवल 10 ही हो सकते हैं ना, 0 से लेकर 9 तक। इसलिए हम जो है 10 कलर कंसीडर कर लिए, कहाँ से लेकर के, ब्लैक से लेकर के वाइट तक। अब हमने 2 कलर और रिजर्व कर लिए, कौन कौन से, एक गोल्ड और एक सिल्वर। इनमें कोई डिजिट नहीं दिया है, इनका मल्टीप्लायर कितना है 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर -2, ये माइनस लिखा हुआ है, सो 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर -2। और इनका टॉलरेंस, यदि गोल्ड है तो टॉलरेंस 5% और यदि सिल्वर है, और कभी कभी हम चौथा बैंड टॉलरेंस के लिए नहीं बनाते हैं, तो यदि हमने चौथा बैंड नहीं बना रखा है जहाँ पर मैंने नन लिख रखा है, तो उसका टॉलरेंस किसके इक्वल होगा, 20 के इक्वल होगा। सो आपको ये एग्ज़ाम में याद रखना है, बोर्ड में आ चुका है, हमारे एग्ज़ाम में भी पहले आ रखा है, सो पूछ सकता है। तो आप देखिए क्या क्या हो गया, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, बस यहाँ तक याद रखना है। अब आपको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर एक निमोनिक्स नीचे लिख रखा है कि B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वॉच। तो आप देखिए V फॉर ब्लैक, फिर B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, फिर Y फॉर R फॉर ये हो गया। और यहाँ पर निमोनिक्स में थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पर रेड हो गया, और रेड के बाद फिर हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, ऑरेंज ले लिया है। ऑरेंज के बाद फिर आपको येलो ध्यान रखना है, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ नहीं है, और इसके बाद ग्रीन, फिर ब्रिटेन, फिर यहाँ पर क्या कर लिया, V फॉर वॉयलेट एंड G फॉर यहाँ पर ग्रे हो गया, और यहाँ पर ये वॉच हो गया। सो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो आप रॉय में ही आप बना लीजिए, यहाँ पर रॉय में रेड, ऑरेंज और येलो, ये तीनों को, और ऑफ को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। सो यहाँ पर R आ जाएगा रेड, फिर O आ जाएगा ऑरेंज, और Y आ जाएगा येलो। तो आप रॉय को तीनों को कैपिटल लिख सकते हैं और O को आगे छोटा कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके निमोनिक्स बन जाएगी। किसी भी तरह के निमोनिक्स बना सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में लोगों ने अलग अलग तरह के निमोनिक्स बना रखे हैं, बट आप याद रख सकते हैं। डायरेक्ट नंबर याद हो जा रहा है तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, निमोनिक्स के थ्रू याद हो रहा है तो निमोनिक्स याद कर सकते हैं। अभी जब आपको क्वेश्चन लगाना होगा तो आप देख देख के लगाएंगे। अब आपको जो है इसका कैलकुलेशन, इसके न्यूमेरिकल मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल सिखा देता हूं पहले, कि हमारे पास एक हमने एग्जांपल लिया जिसमें ये कलर बैंड दिया हुआ है। तो कौन कौन सा दिया है, येलो, वॉयलेट, ऑरेंज एंड रेड। सो अब देखिए टेबल में येलो का कितना है 4, तो एक डिजिट 4 लिख दिया। फिर वॉयलेट का हमारे पास कितना है 7, तो ये तो हमारे दोनों डिजिट हो गए। इसके बाद कौन सा है ऑरेंज का मल्टीप्लायर कितना है 10 टू द पावर 3, सो यहाँ पर
10⁻³ हो गया। और लास्ट में कितना है गोल्ड, तो गोल्ड का कितना हो गया ±5%। सो कितना हो गया है 47,000 ±5% यहाँ आ गया। अब 47,000 की जगह पर हमने लिख दिया 47 किलो ओम। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। सो यदि आप मार्केट से एक रेजिस्टेंस खरीद के लाते हैं, उस रेजिस्टेंस की पहली स्ट्रिप येलो है, दूसरी स्ट्रिप क्या है वॉलेट, तीसरी स्ट्रिप ऑरेंज और चौथी स्ट्रिप क्या है गोल्ड, तो उसका रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा 47,000 किलो ओम तो होगा ही होगा। अब इसके मेजरमेंट में हमसे कितनी एरर हो रखी है ±5% की, तो ±5% का इसमें वेरिएशन होगा। इसी तरीके से आप जो है ये वाला बता सकते हैं, दूसरा वाला तो आप जो है अपने आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। सो हम ऐसे कलर कोड निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस को, कलर कोड के बेसिस पर अपने रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आप देख लीजिए सेकंड वाले में हमारे पास क्या क्या दिया है ग्रीन। सो ग्रीन और रेड ये पहले दो डिजिट को रिप्रेजेंट, तो आप यहाँ से ग्रीन देखिए टेबल में कितना है ग्रीन का 5 और रेड का हमारे पास दिया हुआ है कितना 2, तो ये 52 हो गया। ये तो कौन सी स्ट्रिप हो गई फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड। थर्ड का है गोल्ड तो मल्टीप्लायर, तो आप गोल्ड में आ जाइए, गोल्ड का मल्टीप्लायर कितना है 10⁻⁻1 और चौथी कौन है सिल्वर का टॉलरेंस कितना है 10%, तो यहाँ हो गया। सो 52 इंटू 10⁻⁻1 प्लस माइनस कितना हो गया 10% हो गया। अब 10⁻⁻1 का मतलब डिवाइड कर देंगे उससे, तो 5.2 प्लस माइनस 10% ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 5.2 ओम आपका आंसर है विथ अ टॉलरेंस ऑफ ±10% ऐसे लिख रखा है, तो हम ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एकदम आसान से कैलकुलेशन होते हैं कलर कोड के, ये पहले एग्ज़ाम में आ भी रखे हैं, सिंपल भी है। अच्छा इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें तो बहुत छोटे रेजिस्टेंस मार्केट में मिलते हैं जो कलर कोड के साथ क्या है दिए रहते हैं। सो हम लोग उनमें वैल्यू लिख के आती नहीं है ना, उन पे कोई नंबर लिखा रहता है कि आप नंबर देख करके इंटरनेट में खोज लेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो हम कलर कोड के बेसिस पर आसानी से बता सकते हैं। अब एक जरा तीसरा एग्जांपल देख लिया जाए। सो मैंने तीसरे एग्जांपल में लिया वाइट वॉलेट ब्लैक, चौथी स्ट्रिप ही लगाया मैंने। आप देखिए वाइट का कितना है 9, तो मैंने 9 लिख दिया। सेकंड कौन है वॉलेट, सो आप वॉलेट का कितना है 7, तो 97 तो डिजिट हो गई। इसके बाद कौन सा है ब्लैक, तो ब्लैक का तो मल्टीप्लायर कितना है 10⁻0 प्लस माइनस, चौथा कलर गायब है तो नन है, तो नन के लिए कितना हम लोग कर देंगे यहाँ पर 20% कर देंगे। सो आप देख लीजिए 97 ओम प्लस माइनस किसके इक्वल हो जाएगा 20% के इक्वल हो जाएगी। तो आप देख लीजिए 97 ओम आ गया और टॉलरेंस किसके इक्वल हो गया 20% के बराबर आ गया। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। सो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बातें रेजिस्टेंस की सिखा दिया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो आप ये कर लीजिए, पुराने लेक्चर ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिए। DPP के डिस्कशन अपलोड कर दिए गए हैं, पहले वो देख लीजिए। अब मैं आपको दूसरा DPP डाल दूंगा जिसमें से करंट डेंसिटी, करंट कंडक्टिविटी निकालना सीख सकते हैं आप, और इस पर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा।